नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। और दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आज आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है। कल जो है क्लास 10 और 12 का सीबीएसई का रिजल्ट आया भाई। ठीक है। और रिजल्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आया है। ठीक है। बड़ा ही अच्छा स्कोर किया बच्चों ने। और अपने पास में कुछ बच्चे थे, 5 से 6 बच्चे, 4 बच्चे हमारे 10th क्लास के थे और 2 हमारे 12th क्लास के थे। उनका भी स्कोर बड़ा ही अच्छा रहा है। तो उसके लिए आप सभी को, जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी 11th के अंदर भी यदि आप मैथ्स ले रहे हैं यदि आप मैथ्स ले रहे हैं तो आप लोगों को हमारे साथ की ज़रूरत पड़ेगी। और हम लोग भी आप लोगों से जुड़ने के लिए तत्पर हैं। अब क्लास 11th के अंदर मैथ्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा सेट्स। अब 11th क्लास में और सेट्स चैप्टर आपने पहली बार सुना होगा। 10th क्लास तक हमने जो भी चीज़ पढ़ी थी हमें लगभग लगभग उससे पहली क्लासेस के अंदर वो सुनने को मिल जाती थी। लेकिन अब 11th क्लास के अंदर आप ज़्यादातर चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो आपने अभी तक ना देखी है और ना ही सुनी है। 11th 12th का सिलेबस 10th तक के सिलेबस से बिल्कुल ही अलग होता है। मैक्सिमम 20 to 25% आपका सिलेबस ऐसा होगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक। अदरवाइज सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको नए देखने को मिलेंगे। तो 11th और 12th के मैथमेटिक्स के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। यदि आपने मैथ ले ही लिया है तो कमर तो आप कस चुके ही होंगे। फिर भी अब बड़ी ही जोरदारी जिम्मेदारी से आपको अपनी 11th 12th की मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है। और मैथमेटिक्स में आज हम क्लास 11 की क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा सेट। ठीक है। आज हम सेट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। सेट चैप्टर क्या है भाई? सेट होता क्या है? यदि आप अपनी डे टू डे लाइफ से इसको रिलेट करना चाहें तो सेट वर्ड, जो हमारा सेट वर्ड है, सेट, चलिए फर्स्ट पेज पे चलते हैं। जो हमारा सेट वर्ड है बेटे, यहां आप सबसे पहली डेफिनेशन जो देख रहे हैं वो है हमारी व्हाट इज अ सेट। सबसे पहले हम सेट के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम बेटे सेट्स है। और सेट जब तक हमें नहीं पता होगा हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। नॉर्मली आप समझिए, मान लिए आप मार्केट के अंदर गए और आपने कोई सामान पसंद किया। ठीक है। मान लिया आपने कोई कप लेने हैं, कप। जब आप कोई कप लेंगे तो आप कैसे लेंगे? वो जब हम कप लेते हैं वो या तो आपको डजन में मिल देंगे या फिर हाफ ऑफ डजन, यानी कि वो आपको 6 का या फिर 12 का एक सेट मिलता है, यानी कि कंप्लीट सेट मिलता है। ठीक है। ऐसे ही आपने एक डिनर सेट सुना हो, डिनर सेट भी सुना होगा आपने। ठीक है। और एक नेकलेस का भी सेट होता है। नेकलेस, ओनली नेकलेस, यानी केवल अगर हार है तो वो नेकलेस होगा। और नेकलेस के साथ साथ यदि उसमें इयररिंग्स भी हैं, झुमके भी हैं, तो उस टाइप से अगर 2-3 चीजों को मिलाकर एक चीज बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटे? सेट कहते हैं। क्लियर है? जैसे आप केलों की अगर बात करें तो केले हम जब भी लेते हैं कैसे लेते हैं? उसका एक सेट आता है दर्जन का, हम डजन में बात करते हैं। क्रिकेट टीम हो गई, वो भी एक सेट है। ठीक है। जहां पर भी कुछ चीजों को इकट्ठा किया जाए, जहां पर कुछ चीजों को इकट्ठा करके रखा जाए, उसे हम एक सेट बोलते हैं। क्लियर? आइए डेफिनेशन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है डेफिनेशन के अंदर? क्या बताया गया है बेटे? देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक तो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ही इकट्ठा कर दिया जाए, कि मान लिया हमने एक केला ले लिया, एक सेब ले ली, एक अनार ले लिया, एक घिया ले ली, ऐसे सब कुछ मिक्स कर दिया, वो एक सेट नहीं कहलाएगा। वो कलेक्शन तो है
लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो एक कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। वो एज ए डम आपका काम करेगा, एक कूड़ेदान की तरह वो काम करेगा, डस्टबिन की तरह। ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो अच्छी चीज होगी, जो वेल डिफाइंड होगी, जो अच्छे तरीके से रखी होगी, जैसे आप कबर्ड को रखते हैं, अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से रखते हैं, या फिर अपनी बुक्स को आप रखते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को वेल डिफाइंड मैनर में जब रखते हैं तो उसे हम एक सेट बोलते हैं। ठीक है, या फिर अपनी रसोई के अंदर आप यूटेंसिल्स को रखते हैं, अपनी क्रोकरी को रखते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल के, तो वहां पर हम एक सेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब सेट के बारे में कुछ बातें हैं बेटे, वो देख लीजिए। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? जो सेट के अंदर आएगा। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, और मेंबर्स ऑफ ए सेट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें एक ही होती है। या आप ऑब्जेक्ट्स बोलें, या आप एलिमेंट्स बोलें, या फिर मेंबर्स ऑफ ए सेट बोलें, ये तीनों चीजें एक ही होती है। और आगे कहा गया है ये तीनों चीजें आर सिनोनिमस। सिनोनिमस का मतलब क्या हुआ? ये तीनों चीजें एक जैसी है। यदि इंग्लिश वर्ड का हम हिंदी में बदलें तो ये होगा पर्यायवाची, यानी कि समानार्थक, जिनका अर्थ सेम निकलता है। ठीक है बेटे, उसके बाद बताया गया कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब भी हम किसी सेट को डिनोट करेंगे, किसी सेट को हमें शो करना होगा, तो वहां हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लिया हमने लेट किया कि लेट सेट ए। जब भी हम यहां पर लेट करेंगे सेट को, तो वो आपने कैपिटल लेटर में ही यूज करना है। वो ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूज हम करेंगे कैपिटल लेटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद बेटे, उसके बाद बात आती है द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये उसका उल्टा हो गया कि जब सेट को हम डिफाइन कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो मेंबर्स आएंगे, उनको हम स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे, स्मॉल लेटर से यूज करेंगे। ठीक है, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे, मान लिया इसके अंदर आएगा ए, बी, एफ, एन, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, तो जो भी कुछ ये आएगा इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमेशा स्मॉल लेटर से आपने डिफाइन करना है। और लास्ट में बात आती है बेटे सिंबल ऑफ दिस। सिंबल ऑफ दिस, ये जो सिंबल है, ये इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही गहरा रोल निभाता है बेटे। यहाँ पर जब हम सेट्स को पढ़ते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसका रोल क्या है वो समझिए। पहली बात तो ये है कि इसको बोलते क्या है। ये सिंबल होता है बेटे मेरा बिलोंग्स टू का। किसका होता है? बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू का मतलब होता है ताल्लुक रखना, यानी कि रिश्ता, इसका इससे क्या संबंध है वो बताना। अब जब हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं तो बिलोंग्स टू यूज होता है बेटे एक एलिमेंट का सेट से रिलेशन बताने के लिए। एक एलिमेंट उस सेट से है या नहीं, यानी कि यदि मैं यहां से बात करूं कि ए बिलोंग्स टू ए, कि ये जो स्मॉल ए है, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो ए सेट के अंदर है या नहीं। अगर है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर नहीं है, जैसे यहां पर सी नहीं है, तो हम लिखेंगे सी डजेंट बिलोंग्स टू ए। इसको हम बिलोंग्स टू का साइन लगाकर और ऊपर से कट कर देंगे, यानी कि बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका बड़ा ही इजी है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, ऐसे ही कुछ टर्म्स के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो बात आती है मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट, किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स होते हैं या फिर कितने तरीके होते हैं। ठीक है, क्या है देखो बेटे, यहां पर है मेरे पास दो तरीके। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, टेबुलर का मतलब क्या हो गया? जो टेबल फॉर्म में हो। टेबुलर का मतलब क्या हो गया? जो टेबल फॉर्म में हो। टेबल फॉर्म का मतलब हमें डायरेक्ट डाटा दिया गया हो, डायरेक्ट डाटा में दिया गया हो, कोई चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, जैसे कि लेट मान लो मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर कुछ टर्म्स आई हुई हैं
4 6 9 12 किसी कंडीशन के ऊपर ये बेस्ड है और वह इसमें आई हुई। ठीक है, दूसरा होता है बेटे सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जिसमें सेट हमें बनाकर ना दिया जाए बल्कि उसे बनाने का रास्ता दिखा दिया जाए। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है जिसमें सेट हमें एज इट इज नहीं मिलेगा, ये बनाया बनाया नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसको बनाने के लिए हमें रास्ता बता दिया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे सेट बनाना है। हमें रूपरेखा दे दी जाएगी। कैसे? जैसे कि ए सेट आपको दिया गया, ए एक सेट है जहां पर एक्स आएगा इस सेट के अंदर, और अब एक्स को डिफाइन कर देगा कि एक्स क्या होगा। एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स जो है प्राइम नंबर होगा जो कि 10 से छोटा होगा। तो अब इसने देखो हमें सेट बनाकर दे दिया, नहीं दिया ना, डाटा तो यहां पर नहीं दिया है, लेकिन हाँ कंडीशन बता दी है कि उसको डिफाइन कर दिया गया। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था ना कि सेट क्या होता है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो यहाँ पर उसको डेफिनेशन में दे दी गई है, अब हमें बस उसको कन्वर्ट करना है अपने डाटा के अंदर। तो ए सेट क्या हो जाएगा बेटा, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2, फिर आएगा 3, फिर 5 और फिर 7, बस खत्म। इसमें ये जो है मेरी, ये हो गई मेरी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो दूसरे वाली हो गई ये हो गई मेरी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, केवल कन्वर्ट करने होते हैं। आपको ये वाली फॉर्म दे दी जाएगी, इसमें कन्वर्ट करना है, और ये वाली दे दी जाएगी, इसमें कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है बेटे सेट्स का। चलिए आगे, चलिए देखिए इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने प्रकार के मेरे पास सेट्स हैं। सबसे पहला इसमें आता है द एम्प्टी सेट। सबसे पहला जो आता है वो है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। क्या मतलब होता है, खाली। तो वो सेट है जिसके अंदर कोई भी ना हो। खाली का मतलब तो यही होता है, वो सेट है जिसके अंदर कोई भी ना हो, कोई एलिमेंट ही ना हो। तो उसको हम या तो ऐसे दिखाएंगे, यानी कि ये ब्रेसेस और ये ब्रेसेस। जब हम सेट को लिखते हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हम कर देते हैं, लेकिन साइड में हम ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि जो भी एलिमेंट्स हमने इकट्ठा किए हैं वो उससे बाहर निकल कर ना भागे। ठीक है, या फिर जो सेट हमने बनाया है वो हमें पता रहे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के जो एलिमेंट्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आए हुए हैं वो हमारे सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है फाई। इन दोनों का मतलब एक ही है, ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, ये अपने आप में ही सेट है। इसके ऊपर आपने कभी भी ये यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक सेट है, इसके ऊपर आप ये यूज ना करें। ठीक है, ये हम लगाते हैं जब हमें एलिमेंट को सेट के अंदर रखना हो, तो ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है। क्लियर, क्लियर है बेटे। हाँ, a set which does not contain any element is called the empty set or the null set। ये null आएगा बेटे, ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा null set। A set which does not contain any element is called the empty set or null set or the void set। तो यहां से आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी निकल के आता है कि एम्प्टी सेट को और क्या बोल सकते हैं। तो एम्प्टी सेट के यहाँ पर 3 नाम आए बेटे। पहला आया एम्प्टी सेट, पहला आया एम्प्टी सेट, दूसरा आया नल सेट, और तीसरा आया वॉइड सेट। तीसरा आया वॉइड सेट। ये तीनों आप याद कर लीजिए, एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सेकंड टाइप जो मेरी आती है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी एक ऐसा सेट है
जो या तो एम्प्टी हो या तो खाली हो, और या फिर कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कंसिस्ट करता हो, यानी कि बनता हो जिसमें एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। डेफिनेट का मतलब है जो निश्चित हो, जो फिक्स हो, जो आने वाले एलिमेंट्स है वो पक्के हो, हमें पता हो कि कितने आने वाले, ठीक है। डेफिनेट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ये तो नाम से ही बता रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि इनफाइनाइट का मतलब है जो हम काउंट नहीं कर सकते, और फाइनाइट का मतलब है जो काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है, इजी। फाइनाइट का मतलब होता है बेटे निश्चित, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जिन्हें काउंट ना किया जा सके या फिर जो फिक्स ना हो। क्लियर है? कोई एग्जांपल इनका बता देते हैं, जैसे कि मान लिया आपको एक सेट दिया गया, ए एक सेट है किसका, इसमें एक्स आएगा, एक्स कौन होगा, एक्स कौन होगा, एक्स होगा, एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर, एक्स क्या होगा, मंथ ऑफ ईयर, ईयर का मंथ होगा, ईयर का मंथ होगा। तो ए के अंदर कौन कौन आएगा बेटे, ए के अंदर कौन कौन आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे आ जाएंगे इसमें 12 के 12, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर? और एक सेट में ले लेता हूं, और एक सेट में ले लेता हूं सेट ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर होगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इंटीजर तो बेटे कहां से शुरू होते हैं, क्योंकि इसने बोला है एक्स एक इंटीजर हो, अब इंटीजर तो कोई भी हो सकता है, तो सभी लेके आने पड़ेंगे इस सेट के अंदर। तो इंटीजर मेरे शुरू होते हैं माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, -1, 0, 1, 2, फिर आगे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये होगा मेरा इंटीजर्स का सेट, सारे इंटीजर तो ऐसे आएंगे। अब आप बताएं इसमें कौन सा डेफिनेट होगा और कौन सा इनडेफिनेट, या फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहां जो मेरे मंथ्स आए हैं बेटे, आप इनको काउंट कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि इसमें कितने मंथ्स हैं, कितने होंगे टोटल, 12, टोटल कितने होंगे 12, तो फिक्स है, ये फिक्स है, क्या इनको कोई चेंज भी कर सकता है भाई, मंथ ऑफ द ईयर, साल के महीनों के दिन, क्या कोई घटाया बढ़ा भी सकता है, 12 हैं तो 12 ही रहेंगे, ठीक है, फिक्स है। तो ये होगा मेरा कौन से वाला, फाइनाइट सेट, कौन सा होगा बेटे, फाइनाइट सेट। और यहां जाओ इंटीजर्स के केस में, इंटीजर्स में आपको दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और बीच में डॉटेड दिख रहा है, डॉटेड का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू चलती जा रही है, चलती जा रही है, जो वैल्यू चलती जा रही है हम उसको काउंट कैसे करेंगे, जहां तक काउंट करेंगे वो आगे चली जाएगी, जहां तक काउंट करेंगे वो आगे चली जाएगी, तो ऐसे अगर चलती रहेगी तो हम उसको बोल देंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। क्लियर है? ये सेट मेरा इनफाइनाइट होगा और ये होगा फाइनाइट सेट, ठीक है बेटे। फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस क्लियर हुआ? चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स, इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल का मतलब आप समझते ही हैं भाई, इक्वल का मतलब बराबर, जो पहले सेट में है वही दूसरे सेट में होना चाहिए तभी इक्वल होगा, या उसके अलावा भी हो सकता है। जो वैल्यूज मेरी, जो एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स मेरे फर्स्ट सेट के अंदर आए हैं वही सेकंड सेट के अंदर अगर होंगे तो दोनों सेट इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। बड़ी छोटी सी बात है। देखिए यहां क्या कहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट इक्वल कहे जाएंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। चलो मैं लेट करता हूं, देखो लेट ए इज इक्वल टू, मान लिया ए मेरे पास एक सेट है जिसमें मेरे पास मेंबर आए हुए हैं 3, 6, 9 और 12, और एक बी सेट मैंने ले लिया
जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स आए हुए हैं 3, 9, 15 एंड 21 एंड 21। ठीक है, अब काउंट करो बेटे। देखो यहां कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स हैं, 4। यहां कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट्स हैं, 4। यहां भी 4 एलिमेंट और यहां भी 4 एलिमेंट। तो ए और बी इक्वल है, ए और बी यहां से इक्वल है नहीं होंगे। जल्दबाजी ना किया करो, जल्दबाजी ना किया करो। ए और बी इक्वल नहीं होंगे। बट एक बार डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो। क्या कहा गया डेफिनेशन में, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट ए और बी इक्वल होंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। एलिमेंट सेम होने चाहिए, ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हैं? एलिमेंट सेम होने चाहिए बेटे, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं। तो एलिमेंट देखो यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, बिल्कुल अच्छी बात है जी, मैच हो गया। यहां 6 है, यहां 6 है ही नहीं, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और अगर एक एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो इक्वल हो ही नहीं सकता, बाकी कितने भी मैच हो जाओ। ठीक है, इक्वल करने के लिए हर एक एलिमेंट मैच होना जरूरी है, लेकिन नॉट इक्वल दिखाने के लिए एक एलिमेंट को आप दिखा दो कि उसमें नहीं है तो नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए और बी जो है इक्वल नहीं होंगे बेटे। अगर ए और बी को आपने इक्वल करना है तो बी आपने दोबारा से लेट करना पड़ेगा और बी के अंदर यही एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, 6, 9, 12 और 3। अब ए और बी इक्वल होगा, अब ए और बी इक्वल होगा इन दोनों केसेस में। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देखने हमें एज इट इज एलिमेंट देखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो बात आएगी सबसेट्स की। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट जो है बेटे किसी भी एक सेट का ही टुकड़ा होता है, किसी भी एक सेट का टुकड़ा होता है, यानी कि उसका छोटा पार्ट होता है। होता क्या है, मान लो एक सेट के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, 10 से 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनमें से कितने भी, उनमें से जो मेरे पास है उनमें से 2, 3, 5, कोई भी 5-7 एलिमेंट या एक तो एलिमेंट भी उठाकर आप यदि एक नया सेट बनाते हैं तो उस सेट को हम बोलते हैं सबसेट। नहीं आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखो हालांकि यहां ये दिया भी गया है, एक बार इसको देख लेते हैं। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट। एक सेट ए को सबसेट कहा जाएगा ऑफ ए सेट, किसी सेट का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो हम ए को सबसेट बोलेंगे बी का। ठीक है, देखो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। पहले लेट करते हैं, लेट बी इज इक्वल टू, पहले एक सेट बना लेते हैं हम बी। ठीक है, और बी के अंदर भाई मैंने लिखा 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, ये कुछ टर्म्स मैंने इसके अंदर लिखी। ठीक है, क्लियर? यहां से मैं एक सबसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसेट का मतलब क्या बताया, इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स आपने उठाने हैं, इन्हीं में से कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हैं। मान लिया मैंने उठा लिया यहां से 4 और 5, 2 एलिमेंट उठा लिए और इसको मैंने एक सेट बनाना है। तो इसको यदि एक सेट बनाना है तो यहां पर कर्ल ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक नया सेट बन गया ए। अब ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है बेटे वो बी से आ रहे हैं, यानी कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है 4 और 5 क्या मुझे बी में भी देखने को मिल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल मिल रहे हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए जो है बी का एक सबसेट है। अब ये चीज हम बार बार ना लिख कर इसके जगह पर हमें
सिंबल यूज कर लेते हैं जो कि होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन होता है, ये सबसेट का साइन होता है। छोटी क्लासेस के अंदर हमने लेस देन और ग्रेटर देन पढ़े थे, 6th-7th में आ जाते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, ये चीजें। तो इसमें हम क्या करते थे, जिस साइड मुंह बंद होगा इसका मतलब वहां पर वैल्यू क्या होगी, छोटी। जिस साइड मुंह बंद होगा वहां पर वैल्यू क्या होगी, छोटी। और जिस साइड मुंह खुला है वहां पर वैल्यू बड़ी है। यही पहचान होती थी, यहां पर भी यही होता है। बस अब क्लास बड़ी हो गई है तो इसके मुंह को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पहले ये ऐसा होता था, अब इसको ऐसा कर दिया गया है, मॉडिफाई। ठीक है, क्लियर। इस समय के अनुसार हर एक चीज बदलती है। तो ये जो लेस देन था ये अब मेरा ऐसा हो गया, मुंह बंद अब उसी साइड रहेगा जो वैल्यू छोटी है। तो ए देखो यहां पर छोटा था तो इसीलिए इसको मुंह बंद किया गया। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही है, इक्वल है ये दोनों। ए इज द सबसेट ऑफ, ठीक है। ऐसे हम और भी सेट्स बना सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक सी सेट ले लिया, फिर से सेम काम करना है, कोई भी एलिमेंट उठा लो, चाहे आप एक ही एलिमेंट उठा लो। मान लिया मैंने 6 उठा लिया, अब 6 इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो सेम काम फिर से हो जाएगा। सी इज द सबसेट ऑफ किसका, बी का। सिंगल सिंगल एलिमेंट से भी हम एक सेट बना सकते हैं, डेफिनेट सेट होगा, ठीक है ना। डेफिनेट सेट होगा ये तो बताया था। और भी सेट बना सकते हो। मान लिया मैंने एक डी सेट बनाया, डी सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 2, 9, 11, 6 और 7, ये कुछ एलिमेंट्स लिए मैंने। अब यहां पर देखो 2, 9, 11 और 6, 2, 9, 11 और 6, ये तो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो 7 है वो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, जो 7 है वो यहां पर नहीं है। और इस एक एलिमेंट की वजह से डी जो है बी का सबसेट नहीं रहा, डी जो है बी का सबसेट नहीं रहा। वही है भाई, जब बुराई मिलनी होती है तो एक की वजह से ही मिल जाती है, वही काम हुआ यहाँ पर। ये सारे तो बोल रहे थे ठीक है जी हम आपके कहे अनुसार चलेंगे, लेकिन 7 एक्स्ट्रा घुस गया। और 7 अगर आ गया तो इसने बोल दिया नहीं भाई अब तुम मेरे नहीं मानने वाले, अलग हो जाओ। तो ये इसको सबसेट की कैटेगरी में नहीं लेगा। डी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, डी जो है बी का सबसेट नहीं। क्लियर है। केस ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स के बारे में पता लगा। ये बात यही बताई गई है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा अगर ए जो है वो ए में भी हो, यानी कि ए से भी बिलोंग करे और बी से भी बिलोंग करे। और ए क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट जो आपने ए के अंदर लिया है, यानी कि सबसेट में लिया है। क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर का एक सेट है अपने आप में ही, उसके सबसेट्स बनाने हैं आपने छोटे छोटे, उसके छोटे छोटे सबसेट्स बनाने। ठीक है, देखो रियल नंबर में कौन कौन आता है। पहले तो यहाँ कुछ टर्म्स लिखी हुई है वो समझ लो। एन, एन का मतलब होता है बेटे नेचुरल नंबर, एन बताता है आपको नेचुरल नंबर्स। क्या बताता है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जेड, जेड जो है ये आपको बताता है इंटीजर्स, ये आपको बताता है इंटीजर्स। उसके बाद क्यू, क्यू आपको बताता है रेशनल नंबर्स, क्यू आपको बताता है रेशनल नंबर्स। और आर, आर आपको क्या बताता है, आर आपको बताता है रियल नंबर्स। आर के बारे में बाद में बात करेंगे। आर के बाद फिर एक टी आया है, टी, टी होता है हमारा इरेशनल नंबर्स, टी होता है हमारा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये कुछ सबसेट्स है मेरे रियल नंबर के अंदर से। अब देखो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो है इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है, इन सभी का यदि एक सेट बना दिया जाए तो वो रियल नंबर होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिफाइन करता हूं इनको।
नेचुरल नंबर जो होते हैं, देखो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हैं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो 1 से शुरू होकर 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही फिर हमारी काउंटिंग चलती जाती है। फिर बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स होते हैं बेटे, यही काउंटिंग होती है, लेकिन ये प्लस के साथ साथ माइनस वाली भी काउंट की जाती है। कैसे? माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये काउंटिंग चलती जाएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू। यानी कि माइनस की भी इन्फिनिटी और प्लस की भी इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज कंप्लीट नंबर्स। इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, जहां क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो और p एंड क्यू आर इंटीजर्स होने चाहिए। इनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर, ये फिर वही इसका बदनाम लड़का है। रियल नंबर का बदनाम लड़का यही है जो किसी की नहीं मानता। इन सभी का आपस में तालमेल है। ये सबसे छोटा है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। फिर इंटीजर्स उससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये कहता है ये सारे गुण तो मेरे अंदर हैं ही, प्लस में एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव टर्म्स भी आती है। कोई बात नहीं भाई, आप नेचुरल नंबर्स के गुण लिए हुए हो, आप उससे बड़े हो गए। उसके बाद रेशनल नंबर कहता है कि मेरे पास तेरे से भी ज्यादा गुण है। रेशनल नंबर इंटीजर को बोलता है कि मेरे पास तेरे से भी ज्यादा गुण है, मैं तुझसे भी बड़ा हूं। बोला कोई बात नहीं, तो जिसके पास जैसी काबिलियत वैसा ही पद, ठीक है। तो क्या हुआ, रेशनल नंबर के पास ये वैल्यूज तो है ही हैं, ये भी सारी हैं, प्लस में फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हैं, p बाई क्यू फॉर्म वाली वैल्यूज भी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये जो मैंने बताया ना, ये अलग है, इसकी मेंटेलिटी अलग है, ये सबसे अलग चलता है। ये बोलता है मेरे पास ना तेरे गुण है, ना तेरे गुण है, ना तेरे गुण है, और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, ना ही मुझे तुम्हारे गुणों से कोई मतलब है, तुम कैसे भी हो, मैं अकेला ही काफी हूं, मेरी क्वालिटी सबसे अलग। क्या इसकी क्वालिटी? इरेशनल नंबर कहता है वे नंबर जो कभी भी ना तो रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर जो कभी भी ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसमें कुछ नंबर्स आते हैं बेटे, याद करा देते हैं। √5, √3, √2, जो मेन है इसका वो है पाई, और ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज है, बहुत सारी वैल्यूज है, केवल रूट की नहीं, क्यूब रूट भी हो सकता है इसके अंदर। मान लो 5 का क्यूब रूट है, तो 8 का तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो पावर 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 8 की पावर 1/4, यानी कि जिसको हम कंप्लीट सोल्व ना कर सके, ना तो उसमें रिपीटेशन होगी और ना ही टर्मिनेट होगा, खत्म होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं। तो यहां अब इसके बारे में कुछ बताया गया। देखो बेटे, तो नेचुरल नंबर सारे के सारे मेरे इंटीजर के अंदर आ गए, नेचुरल नंबर सारे इंटीजर में आ गए, तो बड़ा कौन है? इंटीजर। बड़ा कौन है? इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर समा गया, नेचुरल नंबर सारे इंटीजर में आ गए, तो मैं कह सकता हूं कि n इज द सबसेट ऑफ z। n जो है z से छोटा हुआ है या नहीं हुआ? देखो n की सारी वैल्यू z में है या नहीं है, तो n छोटा है z से, क्लियर। फिर z की सारी वैल्यूज q के अंदर है, ये सारी की सारी इंटीजर्स q में आते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये भी हो गया, z इज द सबसेट ऑफ q। फिर q के अंदर जितने टर्म्स आई सारी की सारी इरेशनल नंबर में नहीं आती, सारी क्या, एक भी नहीं आती, ठीक है। जो रेशनल हो गया वो इरेशनल नहीं हो सकता, और जो इरेशनल हो गया वो रेशनल नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। इसी बात पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई साहब यहां तक तो बात ठीक है, ये तो अलग है, इसका तो सिस्टम ही अलग है, तो ये इनमें काउंटेड नहीं होता, ठीक है। लेकिन
ये सारे के सारे देखो, अभी केवल इनकी बात कर रहे हैं, ये नहीं। अगर ये भी होता तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी मैं केवल पहले 3 की बात कर रहा हूं। ये तीनों के तीनों क्या रियल नंबर के अंदर नहीं आ रहे? फिर रियल नंबर तो इन सब का पिता है, इन सब का बाप है, इन सब से ऊपर है। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर वे सारे गुण हैं जो इनके अंदर है। इनके अंदर जो गुण है वे इस अकेले रियल नंबर के अंदर है। ठीक है, रियल नंबर इनसे तो मिलके बना। तो रियल नंबर के अंदर हमारा नेचुरल नंबर भी आता है, जेड भी आते हैं और क्यूज भी आते हैं। तो यहां पर क्या बताया गया, n इज द सबसेट ऑफ z, ये तो था ही। फिर z इज द सबसेट ऑफ q, ये भी था। अब q इज द सबसेट ऑफ r। यहां से आप बोल सकते हैं n इज द सबसेट ऑफ r, q इज द सबसेट ऑफ r एंड z इज द सबसेट ऑफ r। भाई रियल नंबर के अंदर ये सारी वैल्यूज आती हैं। तो ये इसका एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, और उसके बाद फिर बात आई, देखो ये आगे भी, ये t इज द सबसेट ऑफ r। यहीं से देख लो t कौन है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताओ रियल का पार्ट है या नहीं? बिल्कुल, रियल नंबर का ही तो एक छोटा सा पार्ट है इरेशनल नंबर। तो t इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर। t इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर, बट नेचुरल नंबर डजंट बिलोंग्स टू t। नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू नहीं आएगा भाई, यहां पर ये गलत है। बिलोंग्स टू नहीं, यहां सबसेट का यूज करना है मुझे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स डजंट इज नॉट द सबसेट ऑफ टी। नेचुरल नंबर कौन सा, ये वैल्यू इसके अंदर कहां आ रही है? नहीं आ रही है। सेम z इज नॉट द सबसेट ऑफ t, q इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। ये कोई भी इसका सबसेट नहीं है, ये नहीं मानते किसी की। टी अलग चल रहा है, बोला चलने दे, तू अलग ही रहे, हमें कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बार देखो बेटे, कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। ठीक है, यहां तक अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी मैं करा देता, लेकिन नेक्स्ट पार्ट फिर अगले वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।